Okay, hi guys. Good afternoon, everybody. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. ओके सो वेलकम Good एवरीबॉडी afternoon. एंड जैसे कि आप सब जानते हैं दैट आज हम मिल रहे हैं आपके डाउट डिस्कशन के लिए और आपका सिलेक्शन कैसे हुआ है वो तो सभी को पता है वी एक्चुअली डन अ लॉटरी सिस्टम टू सिलेक्ट ऑल ऑफ यू सो दैट आप वन ऑन वन मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो स्ट्रैटेजी से रिलेटेड या वट एवर यू वांट ठीक है सो विदाउट एनी फर्दर अडू हम स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को तो मैं सबको यहाँ से म्यूट कर रही हूँ बट जिससे मैं बात करूंगी सिर्फ वो अपने आप को अनम्यूट करे सो दैट डिस्टर्बेंस नहीं हो वीडियो में ठीक है सो इन द ऑर्डर ऑफ व्हाट आई कैन सी खुशबू फर्स्ट तो मैं खुशबू को पहले चुनना चाहूंगी मैं सबको म्यूट पे कर दिया है अभी एंड खुशबू आप अनम्यूट करिए अपने आप को एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस Hello, ma'am. हेलो Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून सबसे पहले तो मैम थैंक यू हम बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए ऐसे ये तो पहले तो आप बस क्लास में आती थी एंड सपने में ही आती थी हाँ बिल्कुल एक बार तो सपने में भी आई थी मैं क्लास कर रही हूँ मैम सामने बट मैं आज मुझे तो याद है सपना आपने पूरा हो बताया गया था कि मैं सपने में आई हूँ शायद आप ही ने बताया था सपने में भी पढ़ाई रही होंगी है ना हाँ मैम बिल्कुल और आज देख लीजिए सपना पूरा हो गया तो थैंक यू मैम थैंक यू सो मच बेटा सो स्वीट हाँ जी बताइए मैम मैं बिहार से हूँ ओके बिहार बेसिकली पटना बिहार से एंड मैं लास्ट ईयर लॉकडाउन से आपको फॉलो कर रही हूँ ओके अनअकैडमी प्लस पे भी हूँ मैम हाँ हाँ एंड मैम मेरा डाउट ये है कि हाउ टू गेट रीड ऑफ नेगेटिविटी लाइक नेगेटिविटी अराउंड अस कभी कभी तो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट तो बिल्कुल अगेंस्ट हो जाते हैं हाँ लगता ही नहीं एनवायरनमेंट एज इन कि रिलेटिव्स या नॉन रिलेटिव्स रिलेटिव्स भी हमारे फ्रेंड्स भी लाइक तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा इस टाइप की तो एंड कभी कभी तो रिलेटिव्स भी हम पे भरोसा करना छोड़ देते हैं कि पता नहीं इससे हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा इस टाइप का तो वो बहुत इफेक्ट करता है और बहुत नेगेटिविटी ला देती है तो इन सब से कैसे थोड़ा दूर रहे ओके सो खुशबू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज जैसे कि आपने बोला कि मतलब यू नो आप लोग क्या सोचते हैं वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है तो मैं पहली चीज़ जो आपसे कहना चाहूँगी वो यही है कि इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि लोग क्या सोचेंगे ठीक है ट्रस्ट मी मतलब जब मैं एस्पिरेंट थी तो मैं आपके साथ वो गलतियां भी शेयर करूंगी जो मैं जैसे सोचती थी और फिर मैंने उसे ओवरकम भी किया है बिकॉज मैं भी एस्पिरेंट थी एक टाइम पर एंड मैं भी आप ही की तरह सोचती थी कि ओ माय गॉड यार उसको पता चला कि मेरा ये एग्जाम नहीं निकला तो वो तो मजाक उड़ाएंगे वो तो ऐसा करेंगे एंड देखो क्या होता है ना हमारी कंडीशनिंग वैसे हो रखी होती है कि हमको लगता है कि यार लोग क्या सोचेंगे हमें उस चीज की चिंता करनी चाहिए ना कि हम क्या चाहते हैं लाइफ में करना वो हमको नहीं पता लेकिन भाई हम ऐसा कुछ कर दें कि लोगों की नजरों में हम उठ जाए अगर जब तक हमारा पता है लोगों को खुश करने का एम रहेगा हम खुद खुश कभी नहीं रह पाएंगे ये चीज अगर आप पहले समझ लो ना जिस दिन मैंने ये समझ लिया है कि आई डोंट वांट टू प्लीज पीपल जिस दिन मैंने ये समझ लिया जिंदगी बदल गई आपका करियर का डिसीजन आपका पढ़ाई सब कुछ आपके ऊपर है आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं सिर्फ वो इम्पोर्टेंट है रिलेटिव्स फ्रेंड्स क्या सोचते हैं बिकॉज देखो क्या है ना अगर आपसे मैंने तो ये चीज समझ लिया कि अगर मुझे कोई ये बात कहता है कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा तो मैं मन में ही चाहे अब देखो वो कोई बड़ा इंसान है तो मैं उसे उल्टा जवाब नहीं दूंगी ठीक है उसके लिए मैं मन में ये सोच लूंगी कि इनको ऐसा लगता है ना ये इनका ओपिनियन है बट मेरे बिलीव्स कुछ और है मेरी मेहनत मुझे पता है मैं कर सकती हूँ तो मुझे अपने ऊपर भरोसा है ठीक है तो अगर कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको आप बोल सकते हो अगर कोई फ्रेंड आपसे कह रहा है कि यार छोड़ो यार तुमसे नहीं हो पाएगा तो तुम उसको बोल सकते हो कि तुमसे नहीं हो पाएगा इसका ये मतलब नहीं कि मुझसे नहीं हो पाएगा बिकॉज जरूरी नहीं है कि तुम्हारी कैपेबिलिटी और मेरी कैपेबिलिटी सेम हो तो लाइफ में सबकी कैपेबिलिटी सेम नहीं है आप चारों यहाँ पर बैठे हुए हैं चारों की कैपेबिलिटी सेम नहीं है
चारों अगर किसी एक फील्ड में ऐसे घुस जाएं जो आपकी पर्सनल मतलब आपको इसमें सबसे ज्यादा नॉलेज है, हो सकता है खुशबू कुछ और ऐसा कर सकती हो जो बाकी यहाँ पर चार नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज आपके लिए अच्छी है ना, तो बाकी आपको कहेंगे नहीं नहीं खुशबू तुमसे ना पेंटिंग नहीं हो सकती, बट खुशबू पेंटिंग में बहुत अच्छी है। तो वो चीज आपको बिलीव करनी है अपने ऊपर। लोगों को प्लीज करना, रिलेटिव्स ये सब पता है बोल के चले जाएंगे और इनका काम ही यही होता है दूसरे को नीचा गिराना। सो मैं ये नहीं कह रही कि सब रिलेटिव्स बुरे होते हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई रिलेटिव सच में ऐसा है ना जो आपका वेलविशर होगा, वो आपको ये बात कभी नहीं कहेगा, वो आपको मोटिवेट करेगा कि चलो बेटा कोई बात नहीं, इस बार नहीं निकला नेक्स्ट टाइम निकल जाएगा, तुम कर सकते हो। जो दिल से आपका वेलविशर होगा ना वो ये बात बोलेगा, वो ये नहीं कहेगा अरे नहीं नहीं इसको तो इससे नहीं होगा, इसकी शादी करा दो। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ ऑफ द सोसाइटी, इससे अरे इससे कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट कर रही है, शादी करा दो इसकी, है ना। तो वो चीज अगर आप मन में सोच, ठीक है आई नो पेरेंट्स अफेक्ट होते हैं इस बात से और आपको फिर वो उल्टा बोलते हैं, है ना, आई नो दैट, बट आपको मैं ये कहूंगी कि पेरेंट्स को तो हम नहीं बदल सकते, ठीक है, पेरेंट्स जैसा सोच रहे हैं वो सोचो, आप अपना माइंड फ्रेम, रूम में आओ, आपसे किसी ने ऐसी बात बोल दी, रूम में आओ, टेक अ डीप ब्रेथ, ओके आई कैन डू इट, दे डोंट नो व्हाट आई कैन डू, दे विल नॉट डिसाइड व्हाट आई विल डू, आई विल डिसाइड व्हाट आई विल डू। सो अगर आपने अपने आप से ये बात अफर्म होके रूम में बैठ कर कह दी ना, तो बस तुरंत से दिमाग से वो बात हट जाएगी। और ये चीज सोचो कि सब आपके साथ है, यहाँ पर वो लोग जो आपको नीचा गिरा रहे हैं वो एक दूसरा वर्ल्ड है, बट यहाँ पर अन अकेडमी पर या हमारी जो फैमिली है उसमें आपको सब ऊपर उठाने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप हम पर बिलीव करो सो दैट आपका आगे अच्छा रहे, उनकी बात पे बिलीव ही मत करो, ठीक है। थैंक यू। ठीक, एनी अदर क्वेश्चन? मैम वो एडिटोरियल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। कोई कोई एडिटोरियल मैम इजीली समझ आ जाती है, जैसे आपकी एडिटोरियल क्लास अनअकैडमी पे होती है 7 PM पे, हाँ हाँ तो मैम एडिटोरियल करने से पहले मैं पहले उसको एक बार पढ़ लेती हूँ खुद ठीक से, है। एंड अगर वो समझ नहीं आता, मतलब ऐसे भी देखते हैं बट नहीं समझ आता, देन आपकी वीडियो देखने के बाद वो चीज और अच्छे से क्लियर होती है। ठीक बट है। मैम कुछ कुछ एडिटोरियल ऐसे होते हैं जो कि मतलब बिल्कुल आते ही नहीं दिमाग से, समझ ही नहीं आता कि ये आखिर कहना क्या चाह रहा है, क्या बोल रहा है। पढ़ तो लेती हूँ ऊपर से ऐसा नीचे, कितना वो होता है, कैप्स मतलब भी नोट कर फ्रीक्वेंसी लेती हूँ। बताओ, ऐसा कितने एडिटोरियल्स के साथ होता है? अगर आप एक हफ्ते में 7 एडिटोरियल पढ़ते होगे एक हफ्ते में, तो 7 में से कितने एडिटोरियल्स के साथ ऐसा होता है जो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहे होते? 2-3 एडिटोरियल मैम। देन इट्स ओके, मतलब डरने की कोई बात नहीं है। अगर 2-3 एडिटोरियल्स के साथ ऐसा हो रहा है उसमें, और वो भी ऐसा आई एम श्योर ऐसा नहीं होगा कि पूरी पूरी आपको एडिटोरियल नहीं समझ में आ रही, उसमें कुछ पार्ट होता होगा जो आपको समझ नहीं आता होगा। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ, आपको उस न्यूज के बारे में पता नहीं होता होगा इसलिए आपको समझ नहीं आता है, उसमें इंग्लिश का फिर कोई जब नहीं आप है। बताती हो सामने, हाँ, फिर वो चीज टोटली so क्लियर it's हो not जाता है, about बट the लगता है editorial, it's about the current affairs part, मतलब not even current फैक्ट affairs जो की नहीं पता है उस उससे न्यूज की रिलेटेड। नॉलेज अगर मुझे नहीं है तो वो लाइन मुझे समझने में थोड़ा देखना पड़ता है कि अच्छा ये क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए। अब देखो जैसे हम एडिटोरियल पढ़ाती हूँ मैं, तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी उसकी स्टोरी क्यों बताती हूँ, ताकि जब हम एडिटोरियल पर आए तो वो कॉन्टेक्स्ट समझ में आए, क्योंकि अच्छे से इंग्लिश रिलेट प्लस कर पाए। कॉम्प्रिहेंशन, यस, तो वो कॉम्प्रिहेंड तो मैं तभी कर पाऊंगी ना जब उसके बारे में मुझे पता है। उसी की जगह मैं आपको एक स्टोरी दे दूं तो स्टोरी तो आप इजीली समझ लोगे ना, तो वो आई डोंट थिंक इज अ वेरी बिग इशू। मतलब अगर आप सारे एडिटोरियल समझ लेते हो और एक दो एडिटोरियल में कोई आपको बीच में ऐसा लाइन लगता है जो यार मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो वो आप उसके बारे में आसान भाषा में कोई भी न्यूज पढ़ लो तो आपको बैकग्राउंड पता चल जाएगा, वो लाइन भी समझ में आ जाएगी। इट्स नॉट दैट बिग एन इशू। एंड मैम एक और प्रॉब्लम आती है क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में। हाँ। जैसा कि आप बोलती हो कि पहले पढ़ लो क्लोज टेस्ट ऊपर से नीचे, उसके बाद देखो कि उसमें आखिर क्या बोल रहा है, नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव जा रहा है, उस वे में आप उसको फिल करो। बट मैम कभी कभी तो पूरा पढ़ नहीं पाती हूँ, जैसे आपकी क्लास में भी पूरा पढ़ नहीं पाती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि जो ब्लैंक है उसके आगे का जो सेंटेंस है, उसके बाद का जो सेंटेंस है, उससे रिलेट करके वो मैं फिल करूँ। ठीक है, तो वैसे करने में भी कभी कभी कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी यूज करते हो तो ऐसे में एलिमिनेशन काम आती है। बाकी कई बार आप देखते हो हिंट मिल जाती है, तो अगर ऐसे पूरा आपने पढ़ा और पूरा नहीं भी समझ में आया, जो हो सकता है क्योंकि बीच में बहुत सारे ब्लैंक्स हैं, तो पूरा कॉन्टेक्स्ट समझने में दिक्कत आ सकती है, विच इज फाइन, है ना। तो आजू बाजू का जो लाइन आपने पढ़ा उसके बेसिस पर भी आप देखो, आपको देखो पूरा एक ओवरव्यू लेने से पता चल जाता है कि
बात क्या चल रही है, ठीक है, एक एक लाइन समझ नहीं आई, इट्स ओके, लेकिन बात क्या चल रही है वो तो समझ में आया। नाउ वन ब्लैंक जैसे ही मैंने लिया, एलिमिनेशन, आई मीन जब हमें ऑप्शंस होते हैं तो हमें उनका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। पैराजंबल में विदाउट आपको ऑप्शन सिखाती हूँ, क्योंकि भाई आ भी सकते हैं ऑप्शन, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन क्लोज टेस्ट में हमेशा मिलेंगे ऑप्शंस, वो तो बात पक्की है। तो उसमें आप एलिमिनेट करिए, ग्रामर के बेसिस पे एलिमिनेट करिए। सो जहां पर भी आपको लगता है कभी आर्टिकल आ गया, कुछ ग्रामर ऐसी लग रही है कि यहाँ पर तो ईडी वर्ड चाहिए था, यहाँ तो आईएनजी चाहिए था, पर नहीं है, तो नैरो डाउन करो अपने ऑप्शंस को। तो वहां पर ऑप्शंस को यूज करना इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि यार मेरे को नहीं समझ में आता कि क्या बात हो रही है, तो थोड़ा ऑप्शंस का इस्तेमाल करो। हाँ, ग्रामर उसके लिए हेल्प करती है। ठीक है, थैंक यू। चलो, then you can unmute yourself, I mean you can mute yourself now. And now I see, so the order has changed. Okay, so now I can see Manisha, so order change हो गया यार। Akansha has not been able to join us, so are you interacting with Harsh? क्या दिक्कत आ रहा है? उसका मैसेज आया, पता नहीं, वो कुछ बोल भी नहीं रही यार। ओहो, सो चलो मैं मनीषा से तब तक बात करती हूँ, होपफुली शी विल जॉइन। ठीक है मनीषा। हेलो मैम। हेलो मैम क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मतलब मुझे अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। अरे बेटा, आप बिल्कुल, हम साथ में बैठ के बात कर रहे हैं, इट्स नॉट अ ड्रीम। मैम सच में आपकी क्लासेस की वजह से मेरी इंग्लिश में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, स्पेशली इन पीजे। पीजे में तो मतलब तब कॉन्फिडेंस आ गया, इजीली पैर बन जाते हैं, इजीली सेंटेंस समझ में आ जाता है, तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट फील हुआ है मुझे। और मैंने पहले भी मैंने बैंक एग्जाम्स दिए, अबाउट 2-3 साल पहले मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, बट मुझे इतना अच्छा गाइडेंस वगैरह नहीं मिला था, तो मैंने वो ड्रॉप कर दिया था। और मतलब ऐसे क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन वगैरह की वजह से मैंने उसको बीच में ड्रॉप कर दिया था। लेकिन अभी मैंने अगस्त से वापस स्टार्ट किया है अनअकैडमी के साथ, और मैं स्टार्टिंग से आपको ही फॉलो कर रही हूँ, तो इस इंग्लिश में तो मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट मिला है। और अभी एग्जाम में भी मेरे इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स थे। ओके, वेरी गुड। तो मैम, और मैम मेरा बस ये है कि मतलब एग्जाम्स में ना जैसे स्किप करते क्वेश्चंस वगैरह, मतलब किसी किसी क्वेश्चंस में मतलब यूँ रहता है ना कि माइंड में से मतलब मन से आवाज आती कि नहीं हाँ ये सही है, ये सही है, मतलब स्किप नहीं कर पाते, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि हाँ ये सही है, फिर भी रहता है कि हाँ ये सही निकल सकता है, मतलब उस चीज को स्किप नहीं कर पाते, उसको टिक कर देते हैं। मतलब मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, तो उस वजह से थोड़े मार्क्स वगैरह डिडक्ट हो जाते हैं, तो उसको कैसे मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये सही हो जाएगा पर वो गलत हो जाता है, ऐसा है क्या? या मैम, या। तो देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल भी इंट्यूशन मत सुनो, ठीक है, क्योंकि वो चीज करना हमारे पूरे अटेम्प्ट्स को कम कर सकता है। बिल्कुल नहीं, उसको क्या करो, 50% कर दो, ठीक है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस में आप बिल्कुल श्योर होते होगे, है ना, तो उनको तो आप बिल्कुल श्योरिटी से मार्क कर ही रहे हो। कुछ क्वेश्चंस, मान लो ऐसे 4 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको लग रहा है कि यार इसमें ये हो सकता है, कर देती हूँ मार्क, यार हो जाएगा सही, है ना, मान लो ऐसे 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस उसमें से सिलेक्ट करो और उसको करो, ताकि क्या है ना कि हम कंप्लीटली वो इंट्यूशन वाला एस्पेक्ट हटाएं नहीं, और जहां हमारे सही हो सकते हैं वो हो भी जाए। सो जिसमें आपको बिल्कुल लग रहा है ना, देखो क्या है ना, इंट्यूशन भी तभी डेवलप होता है जब उसका कुछ बैकग्राउंड नॉलेज आपको होता है ना, तो उसके बारे में आपने कुछ कहीं पढ़ा होगा जो आपको याद आ रहा है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है नहीं यार ये हो सकता है। तो एंड हमेशा बेस करना अपना इंट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड, नॉट ऑन इंग्लिश। हम ऐसे नहीं करते कि ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली पढ़ के देखा, यार ये देखने में सही लग रहा है ना, मार्क कर देती हूँ, नहीं, जो हमने पढ़ा है, यार ये ग्रामर का रूल मैंने पढ़ा था इससे रिलेटेड, एंड उसके बेसिस पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज द आंसर। तो जिसमें भी ऐसा लगे ना, उन 4 में से उन 2 को सिलेक्ट करना, ठीक है। तो वो 50% से अगर आप कट डाउन कर दोगे तो हमारे दोनों एस्पेक्ट्स हो जाएंगे। बाकी ये होता है कि हाँ, कॉन्फिडेंस, देखिए हमें कॉन्फिडेंस तो रखना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है ना। तो जैसे हम कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंटली करो, ठीक है, आई नो दिस, मैंने कहीं पे पढ़ा है, यस। देखिए तभी तो होता है ना कि जैसे ग्रामर पढ़ने को बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि आपको कुछ पता हो उसके बारे में, सो दैट आप वहां पर रीजनिंग कर सको, अपने आप से लड़ सको कि नहीं यार मैंने ये पढ़ा था, दिस इज द आंसर। अब जिसको पता ही नहीं है उसके बारे में कुछ भी, तो वो कैसे करेगा ये रीजनिंग, राइट। तो
मैं कुछ पॉइंट बोलने जा रही थी इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट बोलने जा रही थी मैं, मिस हो गया। सो बस बेसिकली मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आपको बेसिकली उसको तो कट डाउन करना ही है। काफी इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रही थी, सी फॉरगॉटन, अभी याद आएगी तो बोलूंगी। तो वो चीज, हाँ, उस चीज से आप कट डाउन कर सकते हो अपना। या कॉन्फिडेंस के बारे में मैं बोल रही थी, यस। सो कॉन्फिडेंस हमें रखना है कि यस, अगर मैं ये 2 चीजें मार्क कर रही हूँ तो कॉन्फिडेंटली कर रही हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज नहीं होती है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस से आप नेगेटिव मार्क्स और ज्यादा कि अरे यार मेरे को तो आता है, अरे यार। आप देखते हो ना, जब हम क्लास में भी 230 वाली क्लास में भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी हम पढ़ते भी नहीं है क्वेश्चन और तुरंत से वाई लिख देते हैं, है ना। उसको मैं क्या कहती हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस, कि भाई मैंने टाइम दिया वो आपने लिया ही नहीं और आपने तुरंत से बिना पढ़े उसको मार्क कर दिया, तो वो चीज एक्सट्रीम पर चली जाती है, हमें वो नहीं करना। तो नेगेटिव मार्क्स बचाने के लिए हमें आई थिंक 50% से उसको कट डाउन करना पड़ेगा जो आप करते हो। जैसे आज मॉर्निंग में क्लास में इंस्टेड ऑफ के क्वेश्चन में हुआ था। या हाँ, उसमें यही हुआ, आप सब अग्री करोगे। उसमें आपने वो, एंड जनरली बेट्स जो है वो फर्स्ट ऑप्शन ही होते हैं, एंड वो फर्स्ट ऑप्शन ही था जो आपने शायद सिलेक्ट किया, उसका आंसर सी था शायद। हाँ, और बेट में हम आ जाते हैं, हम तुरंत से पढ़ लेते हो, ओ अरे ये तो आता है, पूरा पढ़ा भी नहीं। सो उस चीज को अवॉइड करो, ठीक से पढ़ो क्वेश्चन, एंड जहां पर भी लगे कि यार इंट्यूशन से मैं कर रही हूँ, तो देखो कि कितने क्वेश्चंस मैंने इंट्यूशन के बेसिस पे किए हैं, 50% उसको कम कर दो, ठीक है। ओके मैम। एंड मैम एक सिटी वाली प्रॉब्लम थी जो खुशबू की थी, वही मेरी थी। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मतलब आसपास के सेंटेंस को पढ़ के उसके अकॉर्डिंग मार्क करती हूँ। तो पूरा उसका मतलब कुछ एक साथ रेजोल्यूशन मिला, सिटी समझ नहीं आता। एलिमिनेशन कर पाते हो। एलिमिनेशन देखो, मैं ग्रामर के बेसिस पे कितना हम लोग करते हैं, कई बार मीनिंग, या ये तो बिल्कुल एब्सर्ड मीनिंग है, ये तो आ ही नहीं रहा, उसके बेसिस पर ही हो जाता है। ये बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग दे रहा है, मुझे पॉजिटिव वर्ड चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो इन बेसिस पर ही मैं कैंसिल कर सकती हूँ। एलिमिनेशन तो बेस्ट होती है स्ट्रैटेजी, क्योंकि आपको ऑफ कोर्स मेंस में वो थोड़ा सा आपको रीजनिंग करने को दे सकते हैं, बट इन प्रीलिम्स में तो वो इजीली कैंसिल होने वाले ऑप्शंस ही आपको देंगे। सो आई थिंक ऑप्शन को कैंसिल, एलिमिनेशन करना, क्लास में देखो कि हम कैसे एलिमिनेट करते हैं, ऑब्जर्व कर करके उसको आप सीखो। ओके मैम। और एक फाइनेंशियल बेस्ड, जो इकोनॉमी बेस्ड आरसी वगैरह, तो उनको प्रॉब्लम आती है, मतलब थोड़ा उनकी टर्म्स वगैरह नहीं आना चाहिए, बिकॉज देखिए फाइनेंस बेस्ड आरसी इसलिए वो देते हैं, इसलिए नहीं देते कि जो पढ़ रहा है उसको उसने कॉमर्स लिया होगा अपने ग्रेजुएशन में, नहीं। यू कैन बी अ साइंस स्टूडेंट ऑल्सो टू अटेम्प्ट अ बैंक एग्जाम, तो वो इसलिए नहीं देते आपको। आरसी में गाइस एक बात ये समझो कि आरसी में जो लिखा है उसके बाहर से आपको कुछ नॉलेज लगाना ही नहीं है, तो बाहर का नॉलेज अगर मुझे होगा भी टर्म्स का, तो मैं उसमें क्या और उखाड़ लूंगी। टर्म अगर वो आपको फाइनेंस बेस्ड कुछ देते हैं तो उसी की एक्सप्लेनेशन उसके अंदर देते हैं, सो दैट आप उसमें से ही समझ के कॉम्प्रिहेंड कर पाओ, और क्वेश्चन तो वही पूछेगा जो आरसी में दिया है, उसके अलावा तो कुछ नहीं पूछेगा। तो इसको दिमाग से निकाल दो कि अगर मुझे फाइनेंस नहीं आती है तो मैं फाइनेंस बेस्ड आरसी नहीं कर सकती, बिकॉज सब चीजों की एक्सप्लेनेशन उसी के अंदर दी होती है, एंड वहीं से आंसर लेना होता है। ये तो हम सब आरसीज में फॉलो करते हैं, चाहे वो फाइनेंस बेस्ड हो या ना हो, तो उसकी टेंशन मत लो। मैम थैंक यू सो मच। मतलब क्या कहूँ मैं, कुछ मतलब कितना थैंक यू बोलूं पता नहीं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। जरूरत नहीं है, बस अच्छा करते रहो और एग्जाम क्लियर करके नेक्स्ट टाइम आना, बस इतना करके दे दो मुझे, ठीक है। सो मेरी विश यही है कि अभी नेक्स्ट टाइम आप पांचों, एंड आकांक्षा हो जो यार नहीं है, सो विश यही है कि नेक्स्ट टाइम एज सिलेक्टेड स्टूडेंट्स मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, ठीक है। सो ब्लेसिंग्स तो डेफिनेटली यही है। ओके मैम, अब तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, एंड बिल्कुल इसको ऐसे देखो कि आई कैन डू इट, यस। अगर मैम ने मेरे अंदर ये ट्रस्ट दिखाया, इसका मतलब आई कैन डू इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आई कैन सी नेक्स्ट टाइम कभी मिलेंगे जब हाथ में जॉब रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल बुलाऊंगी भी मैं, ठीक है। मैं हम खुद ही कह देंगे हमें बुलाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऑब्वियसली बताओगे तो आप ही ना कि सिलेक्ट हुआ है, तो डेफिनेटली ठीक। अब मैं देख सकती हूँ सृष्टि को, सो सृष्टि आप करो अनम्यूट। हेलो मैम। हेलो, अच्छा सृष्टि ने फोटो लगाया है, फिर मेरे को सृष्टि हंसती चली है।
ओके ओके, नहीं नहीं, है वीडियो। हाय सृष्टि। मैम सही आ रहा, अनएक्सपेक्टेड कि आज मैं सिलेक्ट हुई। एक्चुअली वर्किंग तो मैं इतने सारे लाइव क्लासेस नहीं देती हूँ, बट ऑडिट सेशंस देखती। आज मैं डेलिबरेटली 9 AM वाली क्लास ली थी, हो जाऊं, बट बहुत अनएक्सपेक्टेड। थोड़ा साउंड कट रहा है ना, तो सबसे पहले मैम थैंक यू कि सिलेक्ट हुई मैं। माय प्लेजर सृष्टि, माय प्लेजर बेटा। तो मैम उसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू कि आज आपसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला मुझे, वो भी आपकी वजह से। उसके लिए सबसे पहले थैंक यू। माय प्लेजर, माय प्लेजर, आई एम ग्लैड यू कुड मेक इट। यस मैम। तो मैम मैं दिल्ली से हूँ, और अपना डाउट पूछने से पहले मुझे कंटेक्स्ट देना है। मैं 2-3 साल पहले मैं बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रही थी। somehow I cleared my prelims exam, but मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाई। उस टाइम मेरे पास गाइडेंस भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कि कंटेंट कहाँ से लूं मैं, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि मेंस के लिए हमें प्रीलिम्स के साथ ही प्रिपेयर करना होता है। तो आई वाज अंडर द इम्प्रेशन कि प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद मेंस करेंगे। और मेंस देख के तो मुझे समझ आ गया कि मेंस का तो लेवल क्या ही होता है। उसके बाद भी मुझे ये चीज रियलाइज नहीं हुई कि मेरी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है और मुझे स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है। और उस चीज ने मुझे इतना डाउन कर दिया कि आई डिसकंटिन्यूड। मैंने फिर एग्जाम्स देना छोड़ दिया और मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन कर लिया। और अभी करंटली मैं एमएनसी में वर्क कर रही हूँ। बट फिर उसके बाद मैंने आपका बैंक प्रॉपर एडिटोरियल सेशन देखा, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। आप जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के सेशंस लाते हो, उनसे इंटरेक्शन हुआ, उनसे गाइडेंस मिली, तो मुझे समझ आया कि अच्छा स्ट्रैटेजी ऐसे होती है, इस तरह से प्रिपेयर करना होता है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, प्रीलिम्स हो गया तो मेंस भी निकल जाएगा इस साल। बट जो पास्ट में फेलियर्स मिले ना, वो चीज कभी कभी बहुत लगता है कि नहीं होगा नहीं होगा, तो वो चीज बहुत डाउन कर देती है। हम उसे कैसे ओवरकम करूं? मुझे घर में सब बोलते हैं कि तू तो कर लेगी, तू कर लेगी, बट मैं खुद ऐसा फील करती हूँ कि नहीं यार, पास्ट में इतने फेलियर्स मिल गए, कैसे होगा? इसमें मैं देखो, जैसे आपने बोला ना कि पास में देखो, पास में फेलियर सबको मिलते हैं, ठीक है। आप ये नहीं सोच सकते हो कि यार मेरे को बस जिस चीज में मैं हाथ डालूं बस वो तुरंत से सही होती जाए, ठीक है। कई बार हमारा माइंडसेट, कई बार हम जहां पर सही जगह पर सही टाइम पर नहीं है तो भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं उस चीज के, ठीक है। और जितने भी आप देखते हो ना बड़े लोगों की सक्सेस स्टोरीज जब आप पढ़ते हो तो आप देखते हो कि हर कोई फेलियर से ही आगे गुजरता है। एंड इस पे एक बड़ा अच्छा इडियम मुझे याद आ रहा है, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। अगर आप सोचोगे कि यार बस अगर हार्डवर्क का तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, राइट। हार्डवर्क अगर आप करते रहते हो, फेलियर आता भी है तो उसको एज अ स्टेपिंग स्टोन लेना है, उसको आप हटाइए और आगे बढ़िए। आपको ये नहीं करना है कि यार एक बार मेरे को फेलियर मिल गया है तो अब हमेशा लाइफ में फेलियर ही मिलता है, ऐसा नहीं है। वक्त चेंज होता है, आपका एक्सपीरियंस चेंज होता है, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज होता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, और जैसे आप अपने स्किल्स को होन करते हो ना, आपके रिजल्ट उस हिसाब से चेंज होते हैं। तो एक चीज़ अगर एक टाइम पर नहीं हो पाई है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कभी भी नहीं हो पाएगी। तो पहले तो ये दिमाग से निकाल दो। रीज़न उसका जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि आपके फेलियर का रीज़न ये था कि आपने ठीक से प्रेपरेशन नहीं की थी, या आपको उस टाइम पर सही डायरेक्शन नहीं मिला, आपने स्ट्रैटेजी सही नहीं लगाई। आपने प्रीलिम्स कहा कि क्लियर हो गया बट मेंस नहीं किया। तो मेंस के लिए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेंस के लिए प्रेपरेशन हमको स्टार्टिंग से करनी है, राइट। पर हमने स्टार्टिंग से सिर्फ प्रीलिम्स किया, तो इसीलिए वो जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया होगा तो आपको तुरंत से लगा होगा कि अरे अब 15 दिन में मैं मेंस का कर लूँ। तो इस रीजन की वजह से आप मेंस नहीं क्लियर कर पाए, क्योंकि 15 दिन इज नॉट समथिंग जो मेंस को चाहिए। मेंस को चाहिए अच्छा टाइम, क्योंकि मेंस के लेवल के क्वेश्चन थोड़े अलग होते हैं। तो वो रीजन थे, एंड रीजन अगर आप ओवरकम कर लोगे तो आप इस बार डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एक बार आप फेल हो गए तो बस वो फेलियर लाइफ में आपके अटैच हो गया आपके साथ वर्ड, ऐसा कहीं नहीं लिखा। आप देखो कितने सारे स्टूडेंट्स टेलीग्राम पर होंगे जो बताएंगे कि इतने अटेम्प्ट्स के बाद हमने उसको क्लियर किया।
हार नहीं माननी है बस। हार अगर हम उसी वक्त मान गए तो अपने फ्यूचर सेल्फ को क्या बोलेंगे कि यार नहीं यार उस टाइम पर हार नहीं मानी होती ना तो शायद लाइफ कुछ और होती। अभी वो हार नहीं माननी है हमें, अभी वही टाइम है, स्ट्राइव करने का टाइम है। बस ये दिमाग से निकाल दो कि पास्ट में नहीं हुआ तो अभी भी नहीं होगा। बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, स्टार्टिंग में नहीं होता है बट इवेंचुअली ऐसे रिजल्ट्स मिलना चालू होते हैं और एक एग्जाम क्लियर होने की देर है। आई एम टेलिंग यू सृष्टि, मेंस एक जैसे ही निकलता है ना दिमाग खुल जाता है। एक होता है ना पाइप क्या कह रही हूँ, टैप से पानी आप ओपन करते हो तो तेजी से बाहर निकलता है ना, एक मेंस क्लियर होने की देरी है। आप देखना लगातार आपके सारे मेंस क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंडसेट से ये चीज आपके माइंडसेट में आ जाएगी कि यस आई कैन डू इट, मेरा ये हो गया। अभी आप ये लेकर बंद कर रहे हो अपने रास्ते कि नहीं आई कैन नॉट डू, आई कैन नॉट डू इट, तो एक भी मेंस नहीं निकल रहा। लेकिन जैसे ही आप सोचोगे कि आई कैन डू इट, एक मेंस निकला, सारे एक साथ निकल जाएंगे एंड फिर आपको चूज करना पड़ेगा कि अब मैं किस में जाऊं। तो बिल्कुल पॉसिबल है, नेगेटिव थॉट निकाल दो अपने माइंड से। थैंक यू मैम, दिस हैज रियली मोटिवेटेड मी। मतलब मैं ओवरकम नहीं कर पा रही थी, लगता था कि कर लूंगी बट फिर बार बार वो चीज आती थी कि पास्ट में नहीं हुआ, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बट बिल्कुल दिमाग से बहुत निकाल दो, मोटिवेशन मिले। रेस्ट अश्योर्ड और दिमाग से निकाल दो। पास्ट के फेलियर्स पास्ट में चले गए, थिंक अबाउट द प्रेजेंट एंड योर स्ट्रैटेजी टुडे। यस मैम। और मैम उसके अलावा मुझे आरसी में इंटरेस्ट नहीं आता, आरसी बहुत बोरिंग लगती है। एक सेकेंड, हर्ष डू यू वांट टू से समथिंग? बोलो मैम। वो जूम आईडी हो तो शेयर कर दो, आईडी शेयर कर दो तो वो सीधा ऐप से ज्वाइन हो सके। जूम आईडी एज इन लिंक? हाँ, ऐप में ऑप्शन आता है कि मीटिंग आईडी अगर डाले ना तो वो मीटिंग आईडी से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। अच्छा, मीटिंग आईडी एक अलग से। सो मैम वो एक नंबर जनरेट होता है लिंक के साथ ही। हाँ, उसको मतलब आकांक्षा के पास गया होगा, उसको बोलो कि जूम ऐप में वो नंबर डाल के ज्वाइन करे। नंबर नहीं है ना, वो लिंक के भेजिए। सो मैं बोल रही हूँ हर्ष, एक बार आईडी नोट कर लो और उसको दे दो। 781 ओके 44 983065, ये मीटिंग आईडी है। ओके ठीक है। या सृष्टि, सॉरी, व्हाट वर यू सेइंग? मैम आरसी में इंटरेस्ट नहीं आता, आरसी बहुत बोरिंग लगती है। इंटरेस्ट तो नहीं आता है, वो तो बात सही है बट देखो क्या होता है ना, इसको ऐसे लेकर चलो कि इट्स ओके, दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली गोइंग टू गेट मी दैट जॉब, आई डू इट, चाहे मुझे इंटरेस्ट आए ना आए, क्योंकि लाइफ में आके कई चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी करनी पड़ेंगी। सो उस चीज को आप ऐसे मत देखो कि सारे सब्जेक्ट जब तक मेरे इंटरेस्ट के नहीं होंगे तब तक मैं उसे पढ़ूंगी नहीं। ये सोचो कि इट्स ओके, थोड़े दिन की बात है ना, बस एग्जाम जैसे निकल जाए, एक भी आरसी नहीं पढ़ूंगी, कभी लाइफ में आरसी को नहीं देखूंगी, ऐसे सोच लो। तो आई थिंक आपका माइंड इसको ले लेगा कि ठीक है यार अभी करवा दो इसको, एंड आगे जाकर इसको नहीं, आरसी सामने ही नहीं आनी चाहिए। तो इंटरेस्ट हम चाहें जिस चीज में वो डेवलप हो सकता है। अब आपको क्या लगता है बेटा, मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है नहीं है, बट सामने अगर लगा होगा तो देख लूंगी, तो वो चीज मैं बस आपको इतना कहूंगी कि फ्लेक्सिबल हो सकते हैं हम, ठीक है, कर लो इंटरेस्ट, ये आपको जॉब दे सकता है ना, मार्क्स आपके बढ़ा सकता है, मैं करूंगी इसे, जो भाई मेरे फायदे की चीज है मैं करूंगी इसे। सो इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है मैम। और मैम मुझे डिस्क्रिप्टिव के लिए पूछना था, अभी मैंने आपका कोई बैच ज्वाइन नहीं किया डिस्क्रिप्टिव का, बट मैम थोड़ी गाइडेंस चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव के लिए स्टार्ट करूं तो कैसे स्टार्ट करूं एज अ बिगिनर? एज अ बिगिनर आप समरी राइटिंग से स्टार्ट कर लो, जो आप एडिटोरियल में पढ़ाती हूँ ना आपको, तो एवरी डे ट्राई करो कि उस एडिटोरियल का आप जिस्ट लिखो, ठीक है, जिस्ट इन द सेंस दैट आपको चार पांच लाइन बस, उस पूरे एडिटोरियल से आपको क्या समझ आया, बस इंग्लिश में उसका जिस्ट लिखना स्टार्ट कर दो, दैट्स इट। वो आपकी राइटिंग को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी के लिए वो करो, और मैम यस बैच ज्वाइन कर लेना। और मैम डिस्क्रिप्टिव के लिए कंटेंट वो करंट अफेयर से इम्प्रूव होगा, राइट? हाँ, करंट अफेयर्स तो जैसे आप जब जीए पढ़ते हो तो जीए वन वर्ड आंसर के सेंस में पढ़ते हो ना, तो जीए को थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ो कि भाई कोई न्यूज़ चल रही है अगर, तो थोड़ा सा उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करो, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव लिखना है। तो वो चीज़ आई थिंक एडिटोरियल से आपको आएगी।
सो करंट अफेयर्स में हम वन वर्ड आंसर्स के तौर पे पढ़ते हैं, पर एडिटोरियल में हम उसका डिस्कशन करते हैं कि भाई उस न्यूज़ में क्या चल रहा है, थोड़ा ओपिनियन भी आ जाता है, ऑल्दो ऐसे में ओपिनियन नहीं लिखना है, बट यस एक कंटेंट मिल जाता है, तो एडिटोरियल विल हेल्प यू। ओके मैम। मैम इंग्लिश तो आपकी वजह से इम्प्रूव हुई है, अब लगता है कि इंग्लिश में आई कैन स्कोर फुल, वरना पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था इंग्लिश में। यू कैन एंड यू विल। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। ओके चलो, सृष्टि इज डन। नाउ आई विल कॉल अपॉन हर्ष। सो हर्ष, उसको दे दिया आपने आईडी बेटा? आईडी दिया पर उसमें आ नहीं रहा है कुछ। क्या हो गया यार? आकांक्षा इज नॉट बीन मैम, एबल टू जॉइन अस। किसी और का भी ले लो तो मैं उसकी हेल्प उसका कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है। सो भारत आप बताओ। सो दीज गर्ल्स आर डन। भारत। Hi ma'am, good afternoon. Good afternoon. So ma'am, I live in Jharkhand. Okay. And I started my preparation in 2019. But in 2019, I was not serious. I was not working that like to crack an exam because I was in lack of strategy. I didn't know how to properly clear an exam. Okay. But after joining an academy and following you, I have improved so much that I can't tell you. And that's because of my English has improved so much because of you. Applaud actually, was for his attempt to speak in English also. No, actually my English is fine, ma'am. I am Okay. from English medium, so my English is fine, not that Okay. bad. But there was many, मतलब कि काफी मिस्टेक्स थे मेरे। मैं सीरियसली पढ़ता नहीं था कभी, कंटिन्यूअस पढ़ता नहीं था। बैंक एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको ये चाहिए कि आपको कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आप अगर कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप नहीं क्लियर करने पाओगे। और मैम मेरी स्टोरी तो क्या ही बताओ, मेरे घर में ही बैंकर, मेरे भैया बैंकर है, दीदी बैंकर है, सबने एग्जाम निकाला है। और मैम जैसे कि अभी ये खुशबू बोल रही थी कि काफी नेगेटिविटी है, ये है वो है, तो मैम मेरे घर वाले ने इतना मेरे को सपोर्ट किया है ना। मेरे से नहीं एग्जाम क्लियर होता है तब भी वो लोग यही बोलते हैं कि कोई बात नहीं बाबू, तुम करो, तुम कर लेगा, तुम करो। तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट ही किया है। और अगर वो बोलते हैं कि किसी और का इधर उधर का, तो मैं उनको फिर पक्का है कि मेरे को वैल्यू ही नहीं देता। किसी को जो बोलना है बोल ले, मेरे को पता है, मैं मेहनत करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ता हूँ, डेली पढ़ता हूँ, कंटिन्यूअस पढ़ता हूँ। इवन अभी आरबीआई का एग्जाम लास्ट ईयर था मैम, आरबीआई का एग्जाम में काफी मतलब कि सबने बोला बहुत हार्ड था, और मैम एक्चुअली टफ भी था, लेकिन इंग्लिश मेरे को वहां पे मतलब कंपेरेटिवली चारों सेक्शन में इंग्लिश इजी लगा, क्योंकि आपने इतना 230 वाले बैच में इतना प्रैक्टिस ही करवा दिया। बहुत ज्यादा मतलब कि मैम, बहुत ज्यादा मतलब कि मैम ये नहीं था कि इजी था, बट मॉडरेट था, लेकिन क्वेश्चन आराम से मैं कर पाया था। और इंग्लिश में सबसे ज्यादा ही मतलब सेक्शनल में सबसे 30 में मैंने 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ओह वेरी गुड। और यस मैम, और अभी तो उसका स्कोर आया नहीं है मैम, लेकिन इससे पहले भी 30 में मेरे 28-27 स्कोर रहे हैं इंग्लिश में प्रीवियस एग्जाम्स में। तो इंग्लिश काफी इम्प्रूव किया है मैम। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि इंग्लिश में आपने इम्प्रूवमेंट किया है। एंड यस, वो चीज़ मैं क्लास में भी देखती हूँ कि कैसे आप आंसर करते हो, वो चीज़ है। बट मतलब वेयर इज द प्रॉब्लम, मतलब कहाँ पर दिक्कत आ रहा है? मैम सिली मिस्टेक्स, मैम सिली मिस्टेक्स कर देता हूँ, उसके चलते एग्जाम नहीं होने पाते। अभी कुछ सिली मिस्टेक्स करता हूँ, मेरे को पता है उसमें और वर्क करने की जरूरत है, मैं वो उसके लिए कर रहा हूँ। लेकिन बस आई एम मेरे से एग्जाम हो जाएगा इस बार। मैम अभी मैंने ये क्लियर किया ICICI का, बट उसमें मन नहीं है जाने का। उसका इंटरव्यू का कॉल आया हुआ है, उसमें जाने का मन नहीं है मैम। नहीं ठीक है, अगर आपका इसमें ही पब्लिक सेक्टर में ही है, सिली मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हो। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं दिखाते हो क्वेश्चंस में कि यार ये तो डेफिनेटली मुझे आता ही है, ऐसा कुछ। अगर जो चीज नहीं आती है तो उसको स्किप करना भी हमें चाहिए कभी कभी, है ना? क्योंकि नेगेटिव मार्क अट्रैक्ट करने से अच्छा है उसको 0 ले लो, उसमें वो बेटर है।
तो आई वुड से कि वो चीज़ है। बाकी सिली मिस्टेक तब होता है जब हम बहुत हड़बड़ी में जल्दी में कोई चीज़ कर रहे होते हैं। देखिए हाँ, जल्दी करना है हमको, वो बात तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा टाइम मिल रहा है, 1-2 घंटा मिल रहा है एक सेक्शन करने के लिए, ऐसा तो नहीं है। जल्दी तो करना है, लेकिन माइंड को थोड़ा सा काम रखना है, आपको स्टेबल रखना है उसको कि यार यस, जब भी ऐसा लगे ब्रीद इन ब्रीद आउट, थोड़ा हैवी ब्रीद करो और फिर देखो मॉक टेस्ट। यस, अब मैं आराम से इसको कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, केओस मचा होता है माइंड में, ओ माय गॉड अभी ये भी क्वेश्चन, ये भी करना है, ये भी करना है, और उसकी वजह से जल्दी में हड़बड़ी में हम कर सकते हैं सिली मिस्टेक। तो वो चीज़ आप अवॉइड करो, केओस माइंड का कम करो, है ना, वो चीज़ कर सकते हो, हेल्प मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हो, तो सिली मिस्टेक्स बंद हो जाएंगी। ठीक है, ओके मैम। चलो, now I think Akansha has not been able to join. चलो हर्ष, आप बताओ बेटा। Hi मैम। Hi Harsh, and thank you so much for helping out Akansha with whatever you could. उसका नहीं हो रहा जॉइन, वो पता नहीं, उसका ऐप ही पूरा अलग है, पता नहीं उसने ऐप का स्क्रीनशॉट भेजा ना। हाँ, तो ऐप ही पूरा अलग आ रहा है उसमें। तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट सेशन रखूंगी। So Akansha, if you're watching this, of course now you'll watch it later, but you will definitely be the one that I'll be selecting first. Don't worry about that. ठीक है बेटा? Okay, चलो हर्ष। अभी भरत ने जैसे बोला कि उसके घर पे सब बैंकर ही भरे, तो मेरे घर पे भी ऐसा ही कुछ है। मेरे पापा भी बैंकर है और मेरा बड़ा भाई भी बैंक पे ही लगा है अभी भी। अच्छा, और मेरे घर पे भी सेम सिचुएशन है कि यहाँ सपोर्ट करते हैं मुझे कि इस बार नहीं हुआ तो ठीक है, कि यहाँ अगली बार हो जाएगा ऐसा। ठीक है, मेरे को थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि कर लेंगे। तो मेरा मेन क्वेश्चन तो वही है कि वॉकअप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए मेरे से? वोकैबुलरी। हाँ, बिल्कुल बेटा, वो कैप तो बिल्कुल करनी चाहिए। तो उसको छोड़ दे, उसके अलावा बाकी सब करे तो। देखो, अगर वो कैप छोड़ देते हो कंप्लीटली, मतलब उस पर कभी काम नहीं करते, एडिटोरियल भी वर्ड तो आपको एक लेवल पे नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस पे दिक्कत आ सकती है। जब आरसी पढ़ोगे तो बीच में कोई वर्ड ऐसा आएगा जो आपको नहीं पता होगा, क्लोज टेस्ट करोगे एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, तो बहुत ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे अगर हम वो कैप पे जरा भी काम नहीं करते। बट वो कैप क्यों नहीं करनी, मतलब क्या दिक्कत आती है वो कैप कर। आई नो कि आपको ऐसा लगेगा कि मैम, अरे मैम इतना भी हलवा नहीं है जितना आप कह रहे हो, बट देखो वेज होते हैं। वो कैप, देखो क्या है ना, वो कैप के बारे में एक बात समझ लो। अगर आपको कोई भी चीज याद करनी है ना कि ये मेरे को दोबारा आ जाए, रेपिटेशन इज द की। ठीक है, रेपिटेशन जितनी बार उस चीज का होगा ना, आपको वो वर्ड ऑटोमेटिकली याद होगा। अब तरीके बहुत सारे हैं, या तो हम यूज करना चालू करें, पर मैं, आप देखते हो, या एस्पिरेंट्स को मैं नहीं बोलती हूँ जनरली, क्योंकि मैं समझती हूँ कि यूज करना, मैम हम किसके साथ बात करें, कोई है ही नहीं बात करने के लिए, वो सब आते हैं कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, यूज नहीं कर सकते, बट हम उसे रिवाइज कर सकते हैं जो हमने पढ़ा है। रिवाइज के साथ साथ हम पता एक और भी काम कर सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन ही है वो कैप का, वो आप यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको नहीं याद होते हैं फिर भी वर्ड्स, मैम हम रिवाइज भी करते हैं ना, तब भी हमें याद नहीं होते हैं वर्ड्स, तो आपको पता है जब हम चुप रह के कोई चीज़ पढ़ते हैं उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब हम कोई चीज़ बोल देते हैं या हम किसी को समझा रहे होते हैं। जब मैं एस्पिरेंट थी, नॉट एस्पिरेंट, उससे भी पहले की बात, जब मैं 10th 11th 12th में थी, सो मेरा पढ़ने का तरीका क्या था, मैं मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडियस थी, आप लोगों को पता ही है, मैं परसेंटेज वगैरह भी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। तो मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी, और मैं कैसे पढ़ाई, और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कि लिटरली मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता था कि मुझसे कोई आगे उसमें चला जाए, ऐसा था मेरा उस टाइम पर। ठीक है, तो इसके लिए कि भाई कॉन्सेप्ट मुझे और अच्छे से समझ में आ जाए, मतलब इतनी स्टूपिड आपको ये लगेगा कि यार ये क्या है, मैं बचपन में टीचर भी खेलती थी कि यार आई विल टीच, मतलब आई विल स्पीक एंड आई विल टीच अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट देयर इन द रूम, एंड सब मेरे घर में सबको ही पता था कि ये बोल रही है, ये खेल रही है अंदर। सो वो मैं क्यों करती थी, क्योंकि पता है जब मैं ऐसे चुपचाप से पढ़ती थी तो मुझे वो चीज़ याद नहीं होती थी, याद क्या समझ में भी नहीं आती थी ज़्यादा। लेकिन जब मैं ऐसे प्रिटेंड करती थी कि मैं किसी को समझा रही हूँ, इन टर्न क्या होता था वो मुझे समझ में आ जाता था। तो अगर आपको वोकैब या कोई भी चीज़ याद नहीं हो रही या समझ नहीं आ रही, टेक इनिशिएटिव, टेलीग्राम पर समझाने का इनिशिएटिव ले लो,
भेजो वो कैब ऑडियो, किसी वर्ड मतलब रोज ये ठान लो कि एक वर्ड में अपने आप से, या जो भी मैंने क्लास से सीखा आज, या जो भी नॉलेज गलोर पे वो कैब का हुआ, एक वर्ड उठा लो। देखो बेटा, मैंने कभी आपको कहा ही नहीं कि 20-25 वर्ड आपको करने हैं एक दिन में, वो तो कभी मैंने बोला ही नहीं। मैं तो 5-6 वर्ड की आपको बात करती हूँ। 5-6 वर्ड में एक वर्ड उठा लो, टेलीग्राम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, ओके वो कैब ऑडियो भेजते हैं समझाते हुए किसी को वो वर्ड। जैसे ही आप देखोगे ना आपने किसी को समझाया, वो वर्ड आपके दिमाग में बैठ गया। एंड करनी तो पड़ेगी, क्योंकि क्या है ना कि वो कैब सिर्फ ये नहीं होता कि हमें सिर्फ आरसी में 2 क्वेश्चन आने हैं एंड में मैम छोड़ देंगे उसको। कभी कभी आरसी में वो 2 क्वेश्चन ही बचा लेते हैं। तो मेरे हिसाब से वो कैब ना करे ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, करनी तो पड़ेगी, क्योंकि ओवरऑल इंग्लिश में बहुत रोल प्ले करती है। हाँ, उसको याद करने का तरीका आप ये कर सकते हो, ठीक है नहीं वो कैब ऑडियो भेजनी तो मीनिंग लिख के दिखा दो किसी का, एक सेंटेंस ही भेज दो। आप किसी को समझाने चलोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, वो चीज करके देखो, आराम से याद होगा। ठीक है। और यस मैम, और दूसरा एक एरर डिटेक्शन पे है। एरर डिटेक्शन में क्या होता है कि कभी कभी ऐसे जल्दी जल्दी में सेंटेंस पढ़ लेते हैं ना, तो एरर जो होता है जस्ट पार्ट में, वो एरर मैं अपने आप सही करके पढ़ लेता हूँ मतलब और वो मिस हो जाता है मेरे से। जैसे फटाफट में पढ़ने गया तो अपने आप वो करेक्ट हो गया, मैंने पढ़ लिया और बाद में मिस हो गया, मुझे मुझे फिर मिलता है नहीं कि गलती कहाँ पे। ओके, ऐसा काफी तो बार होता है। ग्रामर पढ़ी है आपने? हाँ मैम सेम मेरा भी इशू था, लेकिन उसका एक ही सॉल्यूशन है कि अच्छे से पहले ध्यान से पढ़ो, उसे आराम से पढ़ो और ग्रामर का आपका बैच पूरा कंप्लीट करो। हाँ, ग्रामर का यही बैच सॉल्यूशन कंप्लीट किया है है। और कुछ नहीं। ओके सो और उसे ध्यान से पढ़ो बस। ये तो है, क्योंकि देखो एरर डिटेक्शन में Yes, और कुछ नहीं है, ग्रामर ही है। और उसमें जब हम जैसे मार्क करते हैं, मान लो इट्स में अपोस्ट्रोफी एस वाला लगना है या विदाउट एस वाला लगना है, तो वो चीज पढ़ते पढ़ते में आपने गायब कर दिया ना, आप आगे चले जाते होगे और वो मिस हो जाता है। तो बहुत जल्दी भी मत पढ़ो उसको, एक एक लाइन आप धीरे पढ़िए, सो दैट आपका ध्यान उस चीज की तरफ जाए। तो अगर आपको ग्रामर आती है तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसे स्पॉट नहीं करो, क्योंकि मतलब जो रूल्स होते हैं बहुत कॉन्स्पिक्युअसली बताए जाते हैं कि देखो इस पर एरर आ सकता है, इस पर एरर आ सकता है, तो वो चीज नजर आ जाती है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा धीरे पढ़ो, मतलब इतना भी तेज मत भागो। और दूसरी चीज है कि कांस्टेंट बेसिस पर, आई एम नॉट सेइंग कि 12 बजे वाला बैच अगर कर लिया तो दोबारा से उसमें आओ, नॉट रिक्वायर्ड। आप खुद से भी कर सकते हो, पीडीएफ्स आपके पास होंगी, रिविजन करते रहो तो उनका अपडेशन दिमाग में होता रहता है। फिर जैसे ही वो चीज वो दिखती है वापस से तुरंत याद आ जाता है, अरे हाँ इसके अंदर एरर है, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, यहाँ पर तो एडवर्ब चाहिए क्योंकि एक वर्ब को एडवर्ब ही क्वालिफाई कर सकता है। तो वो चीजें हमें याद आ जाती है, हम अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा धीरे पढ़ो एंड नोटिस करो, दैट इज द सोल्यूशन। ठीक है मैम, ये आकांक्षा का मैसेज आया कि वो पासवर्ड मांग रही है। पासवर्ड? हाँ मतलब वो आईडी डाला तो पासवर्ड भी मांगेगा। मैम ये चैट बॉक्स पे आप डाल दो पासवर्ड, ये रिकॉर्ड हो रहा होगा। सो आई डोंट थिंक कि पासवर्ड यहाँ पर मैं, अच्छा हाँ तो रहा है। मैं बता मैम देती चैट हूँ। बॉक्स पे डाल दो, चैट बॉक्स पे डाल दो आप। लाइव कहाँ चल रहा है अभी? Zoom मीटिंग चलेगा ना? अभी बता दे तो। तो रिकॉर्ड तो मैम ने इसमें डाला। नहीं नहीं, ये तो जब बंद हो जाएगा तब उसको ऐसे ही बता दो, मैं चैट पे भी डाल सकती हूँ, बस बता दो। F7 कैपिटल में, F7 J स्मॉल में, फिर G कैपिटल में, क्या कैपिटल में? G कैपिटल सॉरी में, आवाज कट गया। ओके हाँ देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, F कैपिटल 7 J स्मॉल, फिर G कैपिटल, S कैपिटल, A कैपिटल। ओके। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर आकांक्षा एंड फिर उसके बाद, वैसे भी काफी लंबा ही सेशन हो गया हमारा, एक और आई थिंक 1 एक आवर लास्ट डाउट है। हाँ यस मैम। लास्ट डाउट है एक। अभी जैसे लास्ट ईयर मैंने सारे एग्जाम दिए बैंक के, हाँ तो उसमें SBI PO में प्रीलिम्स में 1 मार्क्स का रह गया था, और IBPS क्लर्क में प्रीलिम्स में भी सेम ऐसे ही 2 मार्क्स से 5 में से रह गया था। तो ऐसे डिमोटिवेट हो जाते हैं पूरा फिर उस हिसाब से कि हाँ अब इतना भी नहीं होता। मतलब मैं SC से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा कट ऑफ जनरल से थोड़ा नीचे आता है। तो ऐसा होता है कि मेरा इसमें ही नहीं होता, तो फिर तब कहाँ से होगा?
तो ऐसे थोड़ा बहुत डिमोटिव हो जाता है, फिर ऐसा होता है कि होगा कि नहीं होगा, तो सेल्फ डाउट बहुत होता है कि मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा ऐसा। तो उसका क्या करें? देखो, एक नंबर आप बोल रहे हो, एक नंबर से रह जाता है, 2 नंबर से रह जाता है, दिस इज व्हाट यू सेइंग, है ना? सो हर्ष, देखो, अगर 1-2 नंबर से रह जा रहा है, इसका मतलब है कि आता आपको सब है, ठीक है? इट्स जस्ट दैट कि कुछ एक क्वेश्चन इधर उधर हो गया जिसकी वजह से वो रह रहा है। तो सेल्फ डाउट मत करना बिल्कुल भी, आपको तो बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है अगर 1-2 नंबर का डिफरेंस रह रहा है। आपको बस कॉन्फिडेंस ये रखना है कि देखो, बस क्वेश्चंस का सिलेक्शन सही करो फॉर द नेक्स्ट टाइम। मैं यही बोलूंगी कि एंड नॉट जस्ट इन इंग्लिश, इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, क्वेश्चन का सिलेक्शन अगर आप सही करोगे ना, तो वो 1-2 मार्क्स का जो डिफरेंस आपको आ रहा है ना, वो आप कम कर पाओगे, ठीक है? मतलब वो डिफरेंस जो है वो नहीं रह जाएगा एंड कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आता आपको कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। ओके, सो काफी चेंजेस हो रहे हैं इधर। यस, सो कॉन्सेप्ट आपको सारे आते हैं, इट्स जस्ट दैट कि वो 1-2 नंबर की बात है, तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हमारा सही होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जिन भी क्वेश्चंस में आप बहुत ज्यादा श्योर हो ना, आप उनको अटेम्प्ट करो। एंड यस, पहले से अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करके करो कि भाई कौन से क्वेश्चन मुझे पहले करना है, ताकि जो मेरे मार्क्स है ना वो पक्के हो जाएं। ऐसा नहीं हो कि यार ये क्वेश्चन मुझे करना था बट एंड में टाइम नहीं बचा। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस आप सही करोगे ना, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो चीज़ आप कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हो, जो आपको पहले से सोच के करना चाहिए। जैसे इंग्लिश में मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आरसी एंड में करो। सो आरसी एंड में करने से क्या होता है कि बाकी क्वेश्चन से मैंने मार्क्स ले लिए हैं, जो भी करना था मुझको, अब आरसी को मैं काम माइंड से पढ़ सकती हूँ। तो वो ऑर्डर अगर मैंने डिसाइड करा, तो इंग्लिश में मैं मैक्सिमम अटेम्प्ट्स कर पाऊंगी विद एक्यूरेसी। तो वो चीज़ सब सब्जेक्ट में कर लोगे तो वो आपका डिफरेंस भी सही हो जाएगा। ओके मैम, उसका सॉल्यूशन यही है कि मॉक टेस्ट जितना ज्यादा देंगे वो उतना मतलब बेटर होते जाते हैं विद टाइम। सो हाय आकांक्षा। सो आकांक्षा ने बहुत वेट करवाया हमको, बट फाइनली आकांक्षा इज हियर। सो आकांक्षा, कैन यू हियर मी? नो मैम, उसका ऑडियो कनेक्ट हो रहा है। हाँ, ऑडियो हो रहा है कनेक्ट। चलो हो जाने दो उसका ऑडियो कनेक्ट, एंड फिर उसके बाद सो आकांक्षा इज ओनली लेफ्ट, एंड लेट्स जस्ट हैव हर क्वेश्चंस। हाय आकांक्षा, कैन यू हियर मी नाउ? I don't think so. आकांक्षा, आवाज आ रहा है आपको बेटा? चैट में बोलना पड़ेगा उसको। चैट में टाइप कर दो ना कोई। ऑन तो है ऑडियो। आकांक्षा कुछ यस बोलो। मैम, वीडियो भी आ रहा है उसका। उसका ऑडियो ऑन नहीं हो, उसमें जॉइन ऑडियो करना पड़ेगा, उसने जॉइन ऑडियो नहीं किया अभी तक। ओके, आई डोंट थिंक कि उसको ये पता है कैसे करना है। कनेक्टिंग टू ऑडियो तो आ रहा है। आकांक्षा कुछ बोलो। उसको नहीं सुनाई देगा, उसका अलाउ भी नहीं किया उसने। ओके ओके, सो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसका रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ, बिकॉज वीडियो एक्सेप्शनली लॉन्ग हो गई है। ठीक है, फिर आकांक्षा को ज्वाइन करवा के उसका डाउट लेती हूँ। आई एम जस्ट क्लोजिंग द रिकॉर्डिंग वंस, ठीक है? ओके मैम।